हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम साउथ अमेरिका का अध्ययन कर रहे हैं और पार्ट 1 में हमने यहाँ के सभी देशों से वाकिफ हो चुके हैं। आज के सेगमेंट में हम एंडीज माउंटेन रेंज और यहाँ पर स्थित प्लेट्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक पलट कर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक आपको तरह तरह के घुमा के आपको नए नए तरीके से एंडीज पर्वतमाला के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एंडीज पर्वतमाला के बारे में अध्ययन करते हैं। यहां पर लिखिए सबसे पहले एंडीज माउंटेन रेंज। देखिए ये लिखिए यहां पर, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। साथ साथ नोट्स अवश्य बनाते चलिए दोस्तों। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये हम चीज बार बार बोल रहे हैं। आप नोट्स अवश्य बनाएं, तब आपको रिकॉल में, रिवीजन में इससे काफी मदद मिलेगा। इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 किलोमीटर लगभग लिख लीजिए। कहीं इसका कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है, लगभग। देखिए इसको हम पहले बना देते हैं, एंडीज पर्वतमाला को। ये लिखिए, ये 7 देशों से गुजरती है। 7 देशों से गुजरती है। आपको क्रम भी दे देगा, इसलिए हम यहीं पर आपको नाम लिख देते हैं। देखिए पहले लिखे वेनेजुएला, इसके बाद लिखे कोलंबिया, तब लिखे इक्वेडोर, तब लिखे पेरू, तब लिखे बोलिविया, तब लिखे चिली और उसके बाद लिखे अर्जेंटीना। 3, 4, 5, 6, 7 देश हो गए। इसमें कभी कभी आपको यह क्वेश्चन दे देगा कि सबसे आपको लंबी रूप में कहां पर, किस देश में फैला हुआ है, तो चिली में। चिली में लिखिए सबसे ज्यादा लंबी या लंबवत रूप में फैली हुई है। लंबवत कर दीजिए, लंबवत रूप में फैली हुई है। आपको एटलस देखिए, एटलस देखकर भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन, सबसे अधिक चौड़ाई क्या है, और यही क्वेश्चन अब ज्यादा पूछा जा रहा है। इसमें लड़के लोग गड़बड़ाते हैं, तो उसका आंसर होगा बोलिविया। बोलिविया में लिखिए सबसे अधिक चौड़ाई। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर को भी पता रहता है कि कहां लड़के गलती कर सकते हैं, वही क्वेश्चन डालता है ज्यादा। सबसे अधिक चौड़ाई में यहां पर 7 देशों से गुजरती है और सबसे लंबवत या सबसे लंबी श्रृंखला के रूप में किस देश में है, चिली में है, और सबसे अधिक चौड़ाई के रूप में बोलिविया में है। ये लिखिए, ये अल्पाइन काल का है, अल्पाइन। देखिए ये कालक्रम आपको मिलेगा, ये शब्द आपको मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा जान जाए, शॉर्ट में हम बता देते हैं आपको। भूगोल में, ज्योग्राफी में आपको ये शब्द सब मिलेगा। देखिए भूगोल में काल, जैसे कोई पर्वत बना है, पठार बना है, तो इसका लिए एक कालक्रम बनाया है, उसका वर्गीकरण किया है। अलग अलग वर्गीकरण भी है, जैसे प्रजाति के विकास जैसे हुआ है, जीव जंतु जो का विकास जो हुआ है, उसके लिए एक अलग वर्गीकरण है। यह मूलतः पर्वत पठार वगैरह के लिए है। तो इसमें देखिए ये अल्पाइन काल में, इसको आप थोड़ा जानिए, जानना जरूरी है। आपको इसको 4 इरा में बांटा है। पहला लिखिए, हम समझा देते हैं आपको, आर्कियन, ये सबसे पुराना हो गया। कैलिडोनियन, कैलिडोनियन,
हर्षिनियन आपको मिलेगा क्वेश्चन कि जैसे कि अपना हिमालय किस काल का है, इससे आप समझ भी जाइएगा। हर्षिनियन आप, और चौथा है अल्पाइन। देखिए इसका कार्यकाल हम लिख देते हैं। ये है आपको 3.8 अरब वर्ष, अरब से डैश से लिख दीजिए 2.5 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व लिखेगा। कैलिडोनियन जो है ये 490 से 360 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व। आपको अगर देखने में दिक्कत हो तो उसको जूम कर लीजिएगा। हर्षिनियन आपको हो गया 360 से 250 मिलियन वर्ष पूर्व, और अल्पाइन हो गया 65 मिलियन से वर्ष पूर्व से वर्तमान। ये 4 कार्यकाल है, और सभी वर्गीकरण है, हम जैसे जैसे आएंगे आपको बताते चलेंगे, एक बार में बोझिल हो जाएगा। तो ये 4 आप समझिए, ये अल्पाइन है, सबसे नवीनतम के लिए अल्पाइन में हो गया। ये मूलतः पर्वत और पठार का जो वर्गीकरण हुआ है, समझने के लिए पर्वत पठार सब जो है इसके लिए ये वर्गीकृत किया गया है। आर्कियन, कैलिडोनियन, हर्षिनियन और अल्पाइन। अब देखिए यहां पर आप 3-4 ऊंची चोटी आप यहां पर बनाएं। देखिए आप साथ साथ इसी मैप में ही ड्रॉ करते जाएं, तब आपको याद रहेगा। इसका भी क्रम आपको पूछ सकता है। ये 5 आप बनाएं, उत्तर से दक्षिण, यही क्रम याद रखिएगा। आपको उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है। पहला लिखिए कोटापैक्सी, कोटापैक्सी। दूसरा लिखिए चिम्बाराजो, चिम्बोराजो। तीसरा लिखिए हुआसकारन। चौथा लिखिए ओजस डेल सलाडो, और 5वां लिखिए एकांकागुआ। पहला लिखिए कोटापैक्सी, सेकंड चिम्बाराजो, थर्ड हुआसकारन, ओजस डेल सलाडो और एकांकागुआ। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाए। कोटापैक्सी के बारे में लिखिए, ये दोनों इक्वेडोर में है। आप अलग से भी नोट्स में लिख सकते हैं, या यहां भी ड्रॉ में ही भी लिख सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो आप लिखते चलिएगा। कोटापैक्सी और ये चिम्बाराजो इक्वेडोर में है। हुआसकारन जो है ये पेरू में है। ये दोनों आपको चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। कोटापैक्सी के बारे में एक लाइन लिख लीजिए कि ये सब सक्रिय, यहां पर आपको सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी के बारे में लिखिए, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी में लास्ट आपको सबसे लेटेस्ट जो ये हुआ है वो अक्टूबर 2022 में, इसको ब्रैकेट में आप लिख लें, अक्टूबर 2022 में। लंबा चला था, लगभग 10 महीना इसमें विस्फोट जारी ही रहा। और चिम्बाराजो सेकेंड हो गया। हुआसकारन पेरू में है। आपको ये सब थोड़ा क्रम समझने के लिए बहुत जरूरी पड़ेगा। ओजस डेल सलाडो के बारे में लिखिए, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। अगर इधर वीडियो नहीं आ रहा होगा तो आप हमारी आवाज से आप नोट्स कर लें। ओजस डेल सलाडो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, और कोटापैक्सी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अक्टूबर 2022 में लेटेस्ट हुआ है। एकांकागुआ के बारे में लिखिए, ये एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी।
तो एंडीज पर्वतमाला के बारे में इतना सफिशिएंट है, आप इस पूरे फैक्ट को आप समझ के रखिएगा। इसके बाद अब हम प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम साउथ अमेरिका के प्लेट्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ यहां पर कर लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां पर मुख्यतः आपको 4 हाईलैंड्स मिलेंगे। आप पहले फिगर में ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, नाम भी हम यहां पर लिख देते हैं, आपको समझने में इसी होती जाएगा। ग्वाना हाईलैंड्स, इसको कहेंगे ग्वाना हाईलैंड्स। इसको कहेंगे ब्राजीलियन हाईलैंड्स। देखिए दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। ये मत समझिए कि सिर्फ प्लेट्यू आप पढ़ रहे हैं। प्लेट्यू के बहाने आप यहां पर कुछ सिटी वगैरह के भी बारे में पढ़ेंगे, कुछ पोर्ट वगैरह के भी बारे में जानेंगे। तो इसके साथ आप ये समझिए कि प्लेट्यू के साथ साथ हम कुछ और भी अध्ययन कर रहे हैं, पोर्ट वगैरह, सिटी वगैरह के बारे में। उस पर आप, उस फैक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको लिख लीजिए बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार। इसको लिखिए पेंटागोनिया का पठार। ये मुख्यतः 4 हैं, महत्वपूर्ण हैं। इससे मुख्यतः इसी से आपको सवाल आएंगे। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप आइए ग्वाना हाईलैंड्स। ग्वाना हाईलैंड्स, देखिए ये 4 देश में फैला हुआ है। आपको कभी कभी परीक्षा में दे देगा कि ये कितने देशों में फैला हुआ है, और तो आप लिखेंगे ये 4 देशों में फैला हुआ है। विकल्प में कभी कभी ब्राजील का नाम नहीं भी रहता है, तो आप घबराएंगे नहीं। अगर 3 देश जो आ रहा है उसी का नाम लिखेंगे। जैसे ग्वाना मिलेगा, नाम से ही है ग्वाना, ग्वाना। वेनेजुएला, सूरीनाम और ब्राजील, ये 4 हैं। अब देखिएगा, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ग्वाना हाईलैंड में कितने देश आते हैं, उसे ब्राजील का नाम हटा दिया जाता है कभी कभी। तो अब ये 3 है तो 3 लगाएंगे, ब्राजील है तो ब्राजील भी लगाएंगे, क्योंकि ब्राजील का भी भाग इसमें आता है। देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा आपको रबर का उत्पादन होता है। रबर का आपको ये क्वेश्चन ये सब बनेगा, ग्वाना हाईलैंड में क्या, किस चीज का सबसे ज्यादा है? रबर का उत्पादन होता है। आप एक और यहां पर जाने, रबर के उत्पादन के लिए यहां पर भौगोलिक परिस्थितियां काफी आदर्श हैं। आप ब्रैकेट में यहां पर डाल दीजिए कि रबर का जो प्रारंभ हुआ है खेती, ये आपको ब्राजील में हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ब्राजील से इसका खेती ब्राजील से प्रारंभ हुआ है। ये ब्रैकेट में डाल दें। रबर का उत्पादन के लिए देखिए आपको क्या भौगोलिक दशाएं हैं, इस पर भी आप थोड़ा विचार करें। देखिए 3-4 चीज होता है, जैसे तापमान, भूगोल में आप पढ़े भी होइएगा, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपको देखिए, थोड़ा सा अपना भी IQ लगाइए। यहाँ पर विषुवत रेखा गुजरती है, तो क्या सब हो सकता है इसके आसपास वाले बेल्ट में। तापमान भी मिल जाएगा, आर्द्रता मिल जाएगा 60 से 80%, वर्षा भी काफी होती है 200 से 300 CM प्रति वर्ष, सब यहां पर आपको मिल जाएगा। इसलिए एक मुफीद, एक आदर्श परिस्थिति रबर के उत्पादन के लिए तैयार होती है। धूप भी बहुत जरूरी है रबर के लिए, ये भी आपको यहां पर मिल जाएगा। लगभग 1500 से 2000 घंटा आवर प्रति वर्ष मिलना चाहिए, और यहां पर मिल जाता है। ये आदर्श परिस्थिति है यहां पर रबर का उत्पादन। यहां पर देखिएगा आप, मानोस एक पोर्ट मिलेगा। मानोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जानिए। मानोस
MANAUS होगा, मानूस। एटलस में आप देखें, ये एक नदी पोर्ट है, रिवर पोर्ट, नदी पोर्ट या रिवर पोर्ट लिखिए। और अंतःस्थलीय पोर्ट हुआ, अंतःस्थलीय पोर्ट, और दुनिया का सबसे अंदर स्थित अंतःस्थलीय पोर्ट है। और ये लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मानूस के बारे में। ये दुनिया का सबसे अंदर, सबसे भीतर, आपको लगभग यहां मिलेगा। आपको देखिए समुद्र तट कहां है, लगभग आप एटलस में देखिएगा यहां आपको मिलेगा, समुद्र तट यहां है। तो आप यहां पे लिखिए सबसे अंदर स्थित, अंदर स्थित अंतःस्थलीय पोर्ट हुआ, नदी पोर्ट लिख लीजिए, सबसे अंदर स्थित पोर्ट है ये। जैसे अपना इंडिया में आपको कोलकाता मिलेगा, कोलकाता भी अंतःस्थलीय पोर्ट में आता है, नदी पोर्ट है मानोस। ये ब्राजील में है, ये ब्राजील में है। अगर देश के स्तर पर संदर्भ में देखेंगे तो ये ब्राजील में है। यहां से रबर का उत्पादन हो गया इस बेल्ट में, और यहीं से, यही मानोस पोर्ट से रबर को एक्सपोर्ट किया जाता है। इस कारण इसको रबर पोर्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको परीक्षा में आपको क्वेश्चन में पॉलिटी आपको मिलेगा। इसको रबर पोर्ट बोलते हैं, यहां लिख लीजिए। आप नोट्स में अपने स्तर से लिखते चलिएगा पॉइंट बना के। रबर पोर्ट बोलते हैं मानोस को, मानोस पोर्ट को रबर पोर्ट बोलते हैं। रबर का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और यहां से रबर पोर्ट है। और ये अमेजन की सहायक नदी पर है, इसके बारे में लिखिए। ये मानोस जो है, ये नदी, ये नदी के बारे में लिखिए। ये अमेजन की सहायक नदी एक है यहां पर, उसका नाम है रियो निग्रो नदी पर है। देखिए अगर आपको वीडियो में नजर नहीं आएगा तो आप हमारी आवाज से आप नोट कर लेंगे। रियो निग्रो नदी, ये अमेजन की सहायक नदी है। सहायक नदी है। एक और लिखिए, एक और पोर्ट मिलेगा आपको, मकापा पोर्ट। यहां पर मकापा पोर्ट मिलेगा, ये अमेजन का जो मोहाना है वहीं पर है। इसके बारे में भी जानिए आप यहां पर लिख देते हैं मकापा पोर्ट। मकापा, MACAPA, मकापा पोर्ट। यहां से भी रबर का ये एक्सपोर्ट किया जाता है, रबर का एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छा, ये शब्द आपको दोबारा मिला होगा, आपको याद है ये पहला बार इस शब्द का प्रयोग हम कहां किए थे? पार्ट 1 में किए थे। आप गौर कीजिए, विश्वत रेखा हम बताए थे कि यहां पर से लाटाकुंगा से प्रवेश करती है और मकापा से निकल जाती है। तो जस्ट बगल में यहां पर लाटाकुंगा के पास ही कोटापैक्सी है। पिछली बार जो पढ़ा रहे थे उसमें हम ये याद कर लीजिएगा एकदम। कोटापैक्सी जो ज्वालामुखी है वो एकदम लाटाकुंगा के पास ही है, वहीं से इन करती है विश्वत रेखा और मकापा से निकल जाती है। ये भी रबर का पोर्ट है। ये अमेजन का जहां मोहाना है वहीं पर है, अमेजन का मोहाना के पास है। एटलस देखिए, आप समझ जाइएगा एक बार में। और एक और लिखिए, ये भी अमेजन की सहायक नदी है, आरागुआरी, आरागुआरी नदी, आरागुआरी रिवर पर है। ये आरागुआरी नदी पर है, ये अमेजन की सहायक नदी है। ये भी अमेजन की सहायक नदी है। तो समझ गए, ग्वाना हाईलैंड्स जो है आपको मुख्यतः रबर के लिए जाना जाता है। और ये दो पोर्ट आप याद रखिएगा, मानोस और मकापा, ये दोनों ब्राजील में है। एक रियो निग्रो नदी और एक आरागुआरी नदी पर है, और इसको तो रबर पोर्ट भी बोला जाता है। सबसे इसके बारे में एक एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, सबसे अंदर स्थित पोर्ट लिखिएगा दुनिया का ये है। ठीक है, इसके बाद हम ब्राजीलियन हाईलैंड्स पर जाएंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, आपको कभी कभी परीक्षा में उत्तर से दक्षिण क्रम दे देगा, तो आप मैप को दिमाग में बिठाएं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उत्तर से दक्षिण का क्रम सजाने के लिए तो गुयाना फर्स्ट,
ब्राजीलियन सेकेंड, बोलीविया थर्ड, पेंटागोनिया फोर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद ब्राजीलियन हाईलैंड्स पर हम चलेंगे। आइए दोस्तों, अब ब्राजीलियन हाईलैंड्स के बारे में जानते हैं। यहां पर शीर्षक दे दीजिए, ब्राजीलियन हाईलैंड्स। देखिए, यहां पर आपको कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। लिखते चलिए, कॉफी का उत्पादन। ग्वाना हाईलैंड्स में रबर का उत्पादन हो गया। आप यहां पर मोटे अक्षर में लिख लें, मिलाने के लिए भी दे सकता है। यहां लिख लें कॉफी, कॉफी का उत्पादन। यहां पर एक शहर मिलेगा आपको, साओ पालो। शहर का नाम मिलेगा साओ पालो। इस शब्द का इस्तेमाल हम दूसरी बार कर रहे हैं, फर्स्ट सेगमेंट पे भी किए थे। मकर रेखा के बारे में बताए थे, कैप्रिकॉर्न के बारे में, या चिली के अंटाफागास्टा से प्रवेश करती है और साओ पालो से निकल जाती है। वहां पर भी हमने साओ पालो शहर का प्रयोग किया था। यह एक शहर है, पोर्ट नहीं है। यह एक शहर है, पोर्ट नहीं है। यहां पर आपका कॉफी का व्यापार होता है, क्रय विक्रय होता है। कॉफी का व्यापार लिख लीजिए, कॉफी का व्यापार। और यहां के बाद इसके जस्ट बगल में आप गौर कीजिएगा, एक सैंटोस पोर्ट मिलेगा। सैंटोस, SANTOS, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे सवाल किए गए हैं। सैंटोस पोर्ट, यहीं से कॉफी का एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे हमने बताया था कि मानोस से रबर का किया जाता है, सैंटोस से कॉफी का निर्यात किया जाता है, और इस कारण इसको कॉफी पोर्ट बोलते हैं। कॉफी पोर्ट बोलते हैं। और यहां पर क्या बताए थे कि मानोस को क्या बोलते हैं, रबर पोर्ट, और सैंटोस को कॉफी पोर्ट बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, अफ्रीका का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने एक कॉफी कोस्ट के बारे में बताया था, याद कीजिए, कॉफी कोस्ट के बारे में। कॉफी कोस्ट के बारे में बताए थे, याद कीजिए। उसमें आइवरी कोस्ट था, उसका दूसरा नाम था आइवरी कोस्ट। और ये कौन कंट्री था, कोट दी आइवरा। कोट दी आइवरा, ये अपना नाम बाद में चेंज किया था, कोट दी आइवरा। ये आपको अफ्रीका का, आप वीडियो अगर याद नहीं हुआ तो आप वीडियो को बैक करके अब देखिएगा, अफ्रीका में मिलेगा आइवरी कोस्ट का। वेस्टर्न अफ्रीका जब हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको ये बताए थे। यहां पर देखिए, ये कोस्ट है और ये पोर्ट है, अंतर समझिए। कॉफी कोस्ट रहेगा तब ये अफ्रीका वाला बेल्ट आएगा, पोर्ट रहेगा तो ये आपको साउथ अमेरिका का आएगा, ब्राजीलियन आएगा। तो ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स हो गया। अब चलेंगे हम बोलीविया का पठार। आइए दोस्तों, अब बोलीविया का पठार और पेंटागोनिया का पठार पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार देखिए, बताया था कि हम यहाँ पर 9 देश में स्पेनिश भाषा चलता है। तो आपको यहाँ स्थानीय नाम मूलतः में बोलीविया के पठार को बोला जाता है अल्टीप्लानो। स्पेनिश शब्द है अल्टीप्लानो। अल्टीप्लानो यहाँ आपको बहुत जगह, बहुत किताब में भी अल्टीप्लानो मिल जाएगा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ये स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है उच्च भूमि। ये लिखिए, ये बोलीविया और पेरू में है, 2 देश में है, बोलीविया और पेरू। यहां पर देखिए 2 झील आपको मिलेंगे, टीटीकाका झील और पोपो झील, प्लस पोपो झील। पोपो झील बोलीविया में। और ये लिखिए, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित, टिटिकाका झील के बारे में लिखिए, ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है टिटिकाका झील। यहीं पर आपको लापाज मिलेगा। लापाज बोलीविया की राजधानी। इसके बारे में भी लिखिए कि ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है।
ऊंचाई पर स्थित राजधानी है? एक आपको यह भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा सिटी है? ऊंचाई पर स्थित राजधानी, देखिए कॉमन क्वेश्चन हो गया, ये लगभग आपको हर किताब में मिल जाएगा। आप इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन मेट्रो सिटी है या सिटी है, तो आप उसको भी आप यहां पर लिख लें। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिटी या मेट्रो सिटी लिख लीजिए। राजधानी पुराना क्वेश्चन हो गया है। यहां पर एक सूरज आइलैंड मिलेगा, सन आइलैंड। ऐसी मान्यता है कि ये लोग अपने कल्चर में मानते हैं कि सूरज का जन्म स्थान यहीं से हुआ है, सन, सूरज का जन्म स्थान। अब आइए पेंटागोनिया का पठार, यहीं पर हम लिख देते हैं। यह शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत पहले आपको मिलेगा, पढ़े थे, आपको दे देगा कि ये चारों जैसे हाईलैंड्स है, कहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है और कहां पर उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। तो आप देखिएगा यहां पर शीतोष्ण पाया जाता है, इधर उष्ण हो गया, यहां पर विषुवत रेखा गुजरती है, तो आप यहां पर लिख लें, यहां पर शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति पाई जाती है सिर्फ इसमें, और बाकी का जो 3 है इसमें उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको यहां पर बता रहे हैं। अपना भी IQ लगाइएगा तो आप आंसर दे दीजिएगा कि यहां से जब विषुवत रेखा गुजरती है तो इसके आसपास का क्या बेल्ट होगा, ये नीचे है। आप यहां पर लिख लें शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। ये 4 नंबर डाल दें, 3 हो गया, ये 4 है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। देखिए थोड़ा सा विचार कीजिए, यहां पर आपको एंडीज है, एंडीज के कारण ये रेन शेडो रीजन में गिर जाता है, जहां बारिश बहुत कम होती है। यहां पर बारिश इस तट में हो गया टकराने के बाद, तो इधर रेन शेडो रीजन हो जाता है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये रेन शेडो रीजन में आता है, इसी कारण ये कोल्ड डेजर्ट में हो जाता है। यहां पर बारिश जो है, रेन शेडो रीजन, बारिश जो होता है वो 25 cm से कम होता है सालाना, 25 cm से कम बारिश, इस कारण ये। लेकिन यहां पर भेड़ का पालन काफी होता है, भेड़ पालन केंद्र बन गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भेड़ पालन केंद्र। तो आप यहां पर लिख लीजिए, जैसे रबर लिखे, कॉफी लिखे, यहां भेड़ लिख लीजिए, सिर्फ। ये झील लिख लीजिए या ऊंचाई लिख लीजिए, झील हो गया, राजधानी हो गया, सिटी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको मिलाने के लिए दे देगा। गुआना हाईलैंड जैसे रबर के लिए है, कॉफी है, पोर्ट से भी दे देगा जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ये जैसे भेड़ है। तो पूरा फैक्ट्स को अच्छे ढंग से आप समझिए। हम आशा करते हैं कि आप हाईलैंड्स को बहुत अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम साउथ अमेरिका का एक 2 पॉइंट छूट गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बताना चाहेंगे, 1-2 स्टेट के बारे में, इसके बाद ये सेगमेंट को खत्म करेंगे। आइए दोस्तों अब एक साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। हम सोचे थे कि फर्स्ट सेगमेंट में ही इसको हम बता दें, समय नहीं मिल पाया था, आप इसको यहां पर समझ लें। देखिए यहां पर आपको एक मिलेगा टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो ऐसे मिलेगा आपको। इसका हम बड़ा सा यहां प्रतिरूप बना देते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो यहां देखिए साउदर्न मोस्ट आइलैंड कौन है, यहां लिखते चलिएगा, साउदर्न मोस्ट आइलैंड टेरा डेल फ्यूगो, इसको कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो, ये आपको साउदर्न मोस्ट आइलैंड है। यहीं पर आप देखिएगा एक मैगलन स्टेट मिलेगा, आप एटलस देखिए आपको तुरंत मिल जाएगा, मैगलन स्टेट।
इसको कहते हैं मैगलन स्ट्रेट। ये आपको अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से लिंक करता है। 1914 से पहले, जब पनामा नहर के आने से पहले, 1914 से पहले इस स्ट्रेट का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि सारा का सारा जहाज इसी से अटलांटिक से पैसिफिक में प्रवेश करते थे। लेकिन जब 1914 में पनामा नहर का ये आगाज हुआ, उसके बाद इसकी महत्ता घट गई। तो मैगलन स्ट्रेट इसलिए 1914 के बाद इसकी महत्ता घट गई है। इसको 1616 में, थोड़ा अगर आप रुचि रखते हैं इसमें खोजकर्ता में, तो 1616 में इसका खोज किया था। डच थे विलियम साउटन, नाम लिखना है तो लिख लें, विलियम साउटन थे, विलियम साउटन। इसने इस स्ट्रेट का खोज किया था। लिंक हो गया, मैगलन स्ट्रेट हो गया। टेरा डेल फ्यागो में आप गौर कीजिए, ये लास्ट पॉइंट में आपको एक जगह मिलेगा केप हॉर्न, यहां मिलेगा केप हॉर्न। अच्छा से समझिए इसको, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। ये आइलैंड हुआ टेरा डेल फ्यागो, क्या हुआ, साउदर्न मोस्ट आइलैंड हो गया, जिसमें मैगलन स्ट्रेट जो बोले कि इसको जोड़ती है। इसी टेरा डेल फ्यागो आइलैंड का सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं केप हॉर्न, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। यहां पर आप थोड़ा सा और देखिएगा तो एक मिलेगा आपको ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज, इसको लिख लीजिए, ड्रेक पैसेज। बार बार लिखने में ये हो गया, अराजकता टाइप का लग रहा है आपको। देखिए हम फिर से ये बना दें क्या, देखिए ये आपको मेनलैंड हो गया, ये आपको टेरा डेल फ्यागो हो गया, यहीं पर है केप हॉर्न, यहां पर हो गया केप हॉर्न, केप हॉर्न। और यहां पर आप देखिएगा ड्रेक पैसेज मिलेगा, ड्रेक पैसेज। ये किसको किसको जोड़ती है, ये भी पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ती है, अलग करती है इसको साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका से। यहां पर आप देखिएगा ड्रेक पैसेज लिख लीजिए आप, ये भी लिंक कर रही है। यहां पर देखिएगा आपको अंटार्कटिका का 2 आइलैंड यहां पर आपको मिलेगा, साउथ सेटलैंड, साउथ सेटलैंड, इधर मिलेगा एलिफेंट आइलैंड, यहां मिलेगा साउथ सेटलैंड आइलैंड, यहां पर मिलेगा एलिफेंट आइलैंड। आप लिख लें इसको, साउथ सेटलैंड और एलिफेंट आइलैंड, अंटार्कटिका का ये भाग है। तो ये आपको हो गया साउदर्न मोस्ट। आपको अगर नॉर्दर्न मोस्ट भी, आप चलिए अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी समझ जाइए। नॉर्दर्न ऊपर में है तो हम ऊपर में ही लिख रहे हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है आपसे पूछ सकता है, पुंटा गैलिनास, इसको लिखिए पुंटा गैलिनास, इसका नाम है पुंटा गैलिनास। ये आपको कोलंबिया में है, कोलंबिया में। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है कि ये किस पेनिनसुला पर है, किस पेनिनसुला पर है। यहां ला ग्वाजीरा, उसका नाम है ला ग्वाजीरा पेनिनसुला, ला ग्वाजीरा पेनिनसुला। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। अगर पेनिनसुला का नाम पूछ रहा है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के लिए तो ला ग्वाजीरा नाम लिखिएगा। अगर आपको पॉइंट पूछ रहा है तो पुंटा गैलिनास लिखिएगा। और किस देश है तो कोलंबिया। ये 13 डिग्री अक्षांश पर है, हाँ ये लिख सकते हैं, 13 डिग्री अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, 13 डिग्री है पुंटा गैलिनास। आप एटलस में देखिएगा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में हमने आपको एंडीज माउंटेन और प्लेट्यू के बारे में अध्ययन किया। आप गौर कीजिएगा कि प्लेट्यू के बारे में हमने आपको इसके साथ साथ कुछ सिटी और पोर्ट के बारे में बताया और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलैंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें किस चीज़ की खेती होती है, इसके लिए आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद हम साउदर्न और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में बताया। इसको हम सोचे थे कि फर्स्ट सेगमेंट में बताएंगे, समय नहीं मिल पाया था तो आज यहाँ भी हम बता दिए। ठीक है दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम
आपको ग्रासलैंड के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में इतना ज़्यादा ग्रासलैंड आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।